तो आपके चैप्टर का नाम है बागो बहार, जिसके मुसन्निफ कौन है? मीर अमन दहलवी। और ये एक दास्तान है। जो दास्तान क्या होता है ये भी हम बता चुके हैं, और मीर अमन दहलवी के बारे में हम पूरा एक एक लाइन पढ़ कर समझ चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12 का उर्दू चैप्टर नंबर 6 बागो बहार। जो आपका चैप्टर का नाम क्या है? बागो बहार। और ये एक दास्तान है जिसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में समझने वाले हैं, सबसे आसान भाषा में। मतलब आपका बुक पढ़ाएंगे, आपका जो बुक होता है कहकशा बुक, उसको एक एक लाइन पढ़कर आपको समझाएंगे। अगर आप लोग शुरू से आखिर तक वीडियो में बने रहते तो हम गारंटी देते हैं ये चैप्टर आपको 100% समझ में आएगा और सबसे बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो 2025 का न्यू बैच हम स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 6 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 6 का नाम क्या है? बागो बहार। चलिए बिना देरी करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? बागो बहार। और ये एक दास्तान है। चैप्टर का नाम क्या है? बागो बहार, जो एक दास्तान है। और दास्तान क्या होता है ये भी समझेंगे। और इसका लेखक कौन है? मीर अमन दहलवी। बागो बहार एक दास्तान है और इसके लेखक कौन है? मीर अमन दहलवी। मीर अमन दहलवी जो है इसके लेखक है। और ये एक दास्तान है। दास्तान किसको कहते हैं आप लोग जानिएगा। दास्तान भी एक अफसाना की किस्म ही होती है। अफसाना तो हम लोग एक बैठक में पढ़ सकते हैं, लेकिन दास्तान जो होता है बहुत तवील होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, जिसको हम लोग एक बैठक में कभी नहीं पढ़ सकते हैं। तो दास्तान मतलब कहानी के तरह ही होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा रूप होता है। और ये आपके बुक में जो बागो बहार है ये भी एक दास्तान, पूरा दास्तान नहीं है, ये एक छोटा हिस्सा है जो आगे हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चैप्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? लेखक के बारे में जानना, मीर अमन दहलवी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन उसके मुसन्निफ़ के बारे में पूछा जाता है। तो पहले हम मीर अमन दहलवी के बारे में जानेंगे। इसके बारे में तो उतना कुछ दिया भी नहीं है, लेकिन फिर भी जितना दिया हुआ वो सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। मीर अमन कौन है? मीर अमन मुसन्निफ़ है। मुसन्निफ़ किसको कहते हैं? लेखक को। मतलब बागो बहार चैप्टर जो है उसका मुसन्निफ़ कौन है? लेखक मीर अमन दहलवी। चलिए शुरू करते हैं। मीर अमन की तफसीली हालात मालूम नहीं है। इनके बारे में मुख्तलिफ लोगों ने जो कुछ लिखा है उसमें बेशतर क़यासत पर मबनी है, लिहाजा इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या है? मीर अमन की तफसीली हालात, ज़्यादा हालात जो है किसी को नहीं पता है। इनके बारे में मुख्तलिफ मतलब अलग अलग लोगों ने जो कुछ लिखा है इनमें बेशतर क़यासत पर मबनी है, लिहाजा इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लिहाजा जो है इस पर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। जो कुछ बोल दिए उस पर भरोसा करना सही बात नहीं है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आगे देखते पूरा इनके जो मुख्तसर मुस्तंद हालात मालूम है वो ये है कि इनका असल नाम मीर अमन है। मीर अमन दहलवी का असल नाम क्या है? मीर अमन। याद रखना है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और तखल्लुस क्या है? लुत्फ़ है। मीर अमन दहलवी का तखल्लुस जो है लुत्फ़ है, याद रखना है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। क्योंकि लेखक के बारे में, मीर अमन दहलवी के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, डेट ऑफ बर्थ पैदाइश सारा उतना दिया नहीं है, इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट है। मीर अमन का असल नाम क्या है? मीर अमन। और तखल्लुस क्या? लुत्फ़। दिल्ली में पैदा हुए, मतलब जो ज़्यादा इनके बारे में तो नहीं जानते, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहे हैं दिल्ली में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। इनके अजदाद मतलब इनके ख़ानदान जो है मुग़ल बादशाहों की रकाब में रहे। मतलब इनके ख़ानदान जो है मुग़ल बादशाह का हुकूमत उस टाइम चल रहा था, उसके देख रेख में था। और इनकी खिदमत के सिले में इन्होंने जागीरें भी अता की है। इनके ख़ानदान मतलब क्या कहा जा रहा है? मुग़ल बादशाह के रकाब में रहे थे, मतलब उनके अंदर थे। और उनकी खिदमत मतलब मुग़ल बादशाह की खिदमत करने में इनके जागीरें भी अता हुए। जागीरें किसको कहते हैं? आप लोग पढ़े हैं ना, अगर आप लोग का 12 में हिस्ट्री होगा तो आपको पता ही होगा। जागीर हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, मुग़ल बादशाह वाला जब चैप्टर पढ़िएगा तो जागीर उसको कहा जाता है। जैसे कोई बादशाह अपने हुक्म सामने जो इंसान रहता है क्या कहा जाता है उसको कुछ अपने तरफ से दे दिया जाता है, उसी को जागीर कहा जाता है। तो जागीरें भी आता है मीर अमन दहलवी के ख़ानदान को। जब अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज दिल्ली में दाखिल हुई, ये क्वेश्चन याद रखना, आगे चलकर हम बताएंगे। जब अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज में दिल्ली में दाखिल हुई तो मीर अमन का घर भी लूटने से महफूज ना रह सका। सूरज मिल जाट ने इनकी जागीरें भी जब्त कर ली। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा मीर अमन का जागीर किसने जब्त कर लिया था, तो सूरज मिल जाट नामक एक शहंशाह था, उसने। मीर अमन दिल्ली छोड़कर निकले और कई बरसों तक अजीम आबाद में मुकीम रहे। मीर अमन जो है दिल्ली छोड़कर निकले और कई बरसों तक अजीम आबाद में मुकीम रहे। अजीम आबाद कहाँ है आपको पता है?
पटना का पुराना नाम है अजीमाबाद। वहीं मतलब दिल्ली को छोड़कर फिर पटना आ गए थे। आप लोग को समझ समझ कर पढ़ना और एक एक लाइन समझ कर पढ़ना, इससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आगे पढ़ते हैं। वहाँ से तलाशे मुआश में कलकत्ता आए। नवाब दिलावर जंग ने उन्हें अपने छोटे भाई मोहम्मद मीर कासिम खां का अतालिक मुकर्रर किया। नवाब दिलावर खां जो था, उन्होंने अपने छोटे भाई मोहम्मद कासिम खां का अतालिक मुकर्रर किया। 2 साल इसकी खिदमत को अंजाम देने के बाद, फिर 2 साल तक उसकी खिदमत को अंजाम देने के बाद मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी के वसीले से गोलक्रस्ट तक पहुँचे। फिर उसके क्या कहा जा रहा है, 2 साल जब उसका खिदमत का अंजाम दिया, उसके बाद मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी के वसीले से गोलक्रस्ट तक पहुँचे और 4 मई 1801 ईस्वी को 40 रुपये माहाना तनख्वाह पर फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे में इनका तकर्रर हुआ। देखिए 1 मिनट रुक जाइए, क्या कहा जा रहा है। 4 मई 1801 ईस्वी, 4 मई 1801 ईस्वी को कितना रुपये, 40 रुपया माहाना मतलब महीना पर फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में है, जो आगे चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, तो कोलकाता में है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे में इनका तकर्रर हुआ। उसके बाद जून 1806 ईस्वी तक वो कॉलेज में अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे। मतलब 1801 ईस्वी में उसका नौकरी हुआ फोर्ट विलियम कॉलेज में। उसके बाद वो जून 1806 ईस्वी तक, 1801 से 1806 तक वो वही कॉलेज में अपने फ़राइज़ मतलब अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे थे। इनकी पिराना साली और जिस्मानी माजूरी के सबब 1806 ईस्वी में इन्हें कॉलेज की खिदमत से सबकदोश कर दिया गया। क्या कहा जा रहा है, इनकी पिराना साली और जिस्मानी माजूरी मतलब होता है ना, जिस्मानी मतलब अपने जिस्म का, माजूरी मतलब उसके अंदर का बीमारी। तो जिस्मानी बीमारी के वजह से, सबब मतलब वजह से 1806 ईस्वी में इन्हें कॉलेज की खिदमत से सबकदोश कर दिया गया, मतलब रिटायर कर दिया गया। उसके बाद कॉलेज के अलाहिदगी के बाद इनकी हालत पर्दाए खफा में है। कॉलेज के बाद इनकी हालत क्या है, पर्दाए खफा में, मतलब इसका हालत किसी को नहीं पता, कहाँ गए, क्या किए नहीं किए, ये सब बस वहाँ से वो पता नहीं कहाँ चले गए। फिर आगे देखिए, मीर अमन की तालीम कहाँ तक थी। मीर अमन की तालीम जो है कहाँ तक थी ये किसी को नहीं पता, कहाँ तक थी ये मालूम नहीं, लेकिन ये साबित हुआ कि वो फ़ारसी अच्छे जानते थे। मीर अमन जो थे उसकी तालीम कहाँ तक हुई थी ये मालूम नहीं है, लेकिन ये साबित ज़रूर हुआ है कि वो फ़ारसी बहुत अच्छे से जानते थे। इसकी बदौलत मतलब वो फ़ारसी जानते थे, तो फ़ारसी की बदौलत उन्होंने फ़ारसी की मशहूर किताब अखलाक़ मोहसनी का कामयाब तर्जमा गंज खूबी के नाम से किया। मतलब क्या है, वो फ़ारसी बहुत अच्छे तरीके से जानते, ये साबित हुआ है। और उसी वजह से, इसी बदौलत से, मतलब फ़ारसी के बदौलत से ही उन्होंने फ़ारसी की मशहूर किताब, फ़ारसी की एक मशहूर किताब है अखलाक़ मोहसनी, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अखलाक़ मोहसनी का तर्जमा किस नाम से किया गया, तो गंज खूबी के नाम से। और किसने किया था, तो मीर अमन ने किया था, याद रखना है। अखलाक़ मोहसनी का कामयाब तर्जमा मतलब मुकम्मल तर्जमा गंज खूबी नाम से किया। मीर अमन साहिब अयाल थे, इनके घर में छोटे बड़े 10 आदमी थे। मतलब मीर अमन के घर में छोटे बड़े टोटल कितने आदमी थे, 10 आदमी, याद रखना है। मीर अमन की शोहरत जिस किताब से हुई वह बागो बहार है। मीर अमन की शोहरत जो है पहचान किस किताब से हुई, वही बागो बहार नाम का एक किताब है। और उसी का चौथा हिस्सा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पूरा बागो बहार नहीं पढ़ने वाले, बस एक उसका चौथा हिस्सा पढ़ने वाले हैं। ये किताब जो है 1801 ईस्वी में मुकम्मल हो चुकी थी। ये किताब बागो बहार, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बागो बहार कब मुकम्मल हो चुकी थी, तो 1801 ईस्वी में। इस वक्त उसका नाम चहार दरवेश था। उस वक्त उसका नाम क्या था, चहार दरवेश। और ये चौथा दरवेश है। दरवेश मतलब होता है 4 हिस्सा, चार मतलब 4 और दरवेश मतलब हिस्सा होता है। तो 4 हिस्सा में ये किताब बटा हुआ था और चौथा हिस्सा जो है हमारे किताब में मतलब हमारे चैप्टर में है, उसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। 1802 ईस्वी में इसी पर नज़र सानी हुई और इसका तारीख़ी नाम बागो बहार रखा गया। मतलब इसका नाम जो बागो बहार कब रखा गया, 1802 ईस्वी में इस पर फिर से नज़र सानी मतलब फिर से उसको देखा गया और उसका तारीख़ी नाम रख दिया गया बागो बहार। उससे पहले उसका नाम क्या था, गंजे खूबी, याद रखना है कहाँ गया बागो बहार। ये किताब 1801 में इसका नाम चारों दरवेश है, इसका नाम गंजे खूबी था पहले। उसके बाद 1802 ईस्वी में बदल कर क्या रख दिया गया, तो बागो बहार, याद रखना है। फिर देखिए 1217 हिजरी बरामद होते ही ये किताब मुकम्मल सूरत में पहली मरतबा 1804 ईस्वी में कलकत्ते के हिंदुस्तानी छापा खाना में तबाह हुई थी। मतलब ये किताब जो है 1217 हिजरी के बाद बरामद होते मतलब प्राप्त होते हैं। ये किताब मुकम्मल सूरत मतलब मुकम्मल तैयार होकर पहली मरतबा 1804 ईस्वी, याद रखना कितना में, 1804 ईस्वी में कलकत्ते के हिंदुस्तानी छापा में खाना तबाह हुई थी, मतलब वहाँ से प्रकाशन हुआ था।
फोर्ट विलियम कॉलेज की किताबों में सबसे ज़्यादा शोहरत मीर अमन की इसी तसनीफ़ को हासिल हुई। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कोलकाता में, उसकी किताब, वहाँ से बहुत सारे किताब प्रकाशन होते हैं, तो उसकी सब किताब में से सबसे ज़्यादा शोहरत कौन किताब का हुआ? तो बागो बहार का, जिसका मुसन्निफ़ कौन है? मीर अमन देहलवी, याद रखना है। तो आपके चैप्टर का नाम है बागो बहार, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? मीर अमन देहलवी। और ये एक दास्तान है, जो दास्तान क्या होता है ये भी हम बता चुके हैं, और मीर अमन देहलवी के बारे में हम पूरा एक एक लाइन पढ़ कर समझ चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे भी ज़रूर लगाना है। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। ऐ शहजादे, तेरी ये हालत बेकसी को देखकर मुझे याद आया और जी में ठहराया कुसू तरह, मतलब किसी तरह तुझको मुल्क सादिक के पास ले चलूँ और तेरे चचा का जुल्म बयान करूँ। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार चैप्टर है, और इसमें जिन्नात के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये बात बताना भूल गए, दास्तान में अक्सर जो होता है भूत और जिन्नात के बारे में ही पढ़ा जाता है, तो इस वीडियो में भी हम जिन्नात के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग वीडियो में बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। कि वो दोस्ती तुम्हारे बाप की, मतलब तुम्हारे बाप की जो दोस्ती है उनसे, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा और तेरा मुल्क तेरे हाथ में आवे। मतलब क्या है ये पूरा कहानी? बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी। एक बादशाह के बारे में बात होता है, जिसका एक बेटा रहता है शहजादा। उसका मतलब पहले क्या होता है, कोई राजा होता है तो उसके इंतकाल के बाद उसका बेटा ही उसका सिंहासन संभालता है, लेकिन इसका इंतकाल जो होता है जब उसका बेटा शहजादा जो है बहुत ही छोटा रहता है, तो उस टाइम में वो राजा बनने के लायक नहीं रहता है, तो उसका भाई जो है वो बन जाता है, और उसके भाई को बोल दिया जाता है जब ये बड़ा होगा तो इसको सिंहासन देना है, जो अब हम पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग बने रहिए, मज़ा आएगा। तो वो दोस्ती जो है तुम्हारे बाप की, मतलब वो मुल्क सादिक के पास जाएंगे, वो तुम्हारे बाप की बहुत अच्छी दोस्ती थी, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा, उसको बोल रहा है। और चीन की सल्तनत तो बेखातिर जमा करे और बिलफ़ाल इस हरकत से तेरी जान बचती है, और बिलफ़ाल इस हरकत से तेरी ही जान बचती है। अगर वह कुछ ना हुआ तो इस जालिम के हाथ से सिवाय इस तदबीर के और कोई सूरत मुखलिसी की नज़र नहीं आती। मैंने इसकी ज़ुबानी ये सब कैफियत सुनकर कहा, दादा जान अब तो मेरी जान का मुख्तार है, अब तो मेरी जान का मुख्तार है, जो मेरे हक़ में भला हो सो करो, मतलब जो मेरे हक़ में भला हो वही कीजिए। मेरी तसल्ली करके आपको अतर और बुखनू राव जो कुछ वहाँ के लिए जाने की खातिर मुनासिब जाना पड़े ख़रीद करने बाज़ार में गया, मतलब वहाँ जाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो ख़रीदने बाज़ार गया। दूसरे दिन मेरे इस काफिर चचा के पास जो बजाय अबू जहल के था, मेरे इस काफिर चचा जो बजाय अबू जहल जैसा था, वहाँ गया और कहा गया, जहाँ पना शहजादे के मार डालने की एक सूरत मैंने दिल में ठहराई है। मतलब उसके चचा जो है, उसका नौकर जो रहता है, वो उसके पास जाता है और कहता है, जहाँ पना शहजादे के मार डालने की एक सूरत मैंने दिल में ठहराई है, अगर हुक्म हो तो अर्ज़ करूँ, मतलब अगर हुक्म हो तो अभी ही उसको मार डालता हो। तो वह कमबख्त खुश होकर बोला, मतलब उसका चचा जो है वो कमबख्त खुश होकर बोला, क्या तदबीर है, मतलब क्या सोचे हो। तब मुबारक ने कहा कि इसके मार डालने में सब तरह आपकी बदनामी है, अगर इसको मार डालेंगे तो सब तरह से आपकी बदनामी होगी कि एक चचा अपने भतीजा को मार दिया है। मगर इससे बाहर जंगल में, मतलब फिर कहा जा रहा है, मगर इसे बाहर एक जंगल में ले जाकर ठिकाने लगाऊँ और गाड़ दाप कर चला आऊँ तो हरगिज़ कोई मुहर्रम ना होगा। मतलब इसको मारेंगे नहीं, किसी जंगल में ले जाकर गाड़ दाब देंगे, कहीं मट्टी कून कर दाब देंगे तो हरगिज़ कोई मुहर्रम नहीं होगा। मतलब मुहर्रम मतलब होता कोई गम नहीं होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये बंदिश मुबारक से सुनकर बोला कि बहुत मुबारक, मैं ये चाहता हूँ कि वो सलामत ना रहे, इसका दग़ज़ा मेरे दिल में है, मतलब इसका नफ़रत जो है मेरे दिल में है। अगर मुझे इस फ़िक्र से तो छोड़ाओगे तो इस खिदमत के अवज़ बहुत कुछ पाओगे। जहाँ तेरा जी चाहे ले जाकर खपा दे और मुझे ये खुशखबरी ला दे। क्या कहा जा रहा, फिर उसका चचा बोल रहा है, मैं इससे बहुत परेशान हूँ, अगर ये खुशखबरी अगर तुम दोगे तो फिर तुम जो चाहोगे वो हम देंगे, बहुत कुछ पाओगे, मतलब जो भी कुछ सोचो उससे ज़्यादा हम देंगे। तेरा जी जहाँ चाहे इसको ले जा और इसको खपा दे, मतलब हिरा दे और मुझे खुशखबरी ला दे। फिर मुबारक ने बादशाह की तरफ से अपनी दिलजमाई करके
मुझे साथ लिया, मतलब फिर मुबारक ने बादशाह की तरफ से अपनी दिलजमी करके मुझे साथ लिया, मतलब किसको, शहजादे को साथ लिया। और वह तोहफे लेकर आधी रात को शहर से कूच किया, मतलब शहर से निकल गया और उत्तर की समेत चला। 1 महीने तक पहियम चला गया। एक रोज़ रात को चलते जाते थे, जो मुबारक बोला कि शुक्र खुदा का, अब मंजिल मकसूद को पहुँचे। फिर मंजिल मतलब 1 महीने तक चलते रहे। फिर एक दिन रात में चलते चलते मुबारक बोला, शुक्र खुदा का, अब मंजिल मकसूद को पहुँचे। मैंने सुनकर कहा, दादा ये तूने क्या कहा? मतलब जब मुबारक बोला खुदा है, शुक्र खुदा का, अब मंजिल मकसूद तक हम पहुँच चुके। तो फिर शहजादे बोल रहे हैं, दादा ये तूने क्या कहा? तो ए शहजादे, फिर दादा कहने लगे, ए शहजादे, जिन्नों का लश्कर क्या नहीं देखता, मतलब जिन्नों का लश्कर क्या नहीं देखता? मैंने कहा, मुझे तेरे सिवा और कुछ नज़र नहीं आता। मतलब फिर शहजादे बोल रहा अपना दादा से, मुझे तेरे सिवा कुछ नज़र नहीं आता। मुबारक ने एक सुरमादानी निकाल कर, फिर उसके दादा जो मुबारक है, एक सुरमादानी निकाल कर सुलमानी सुरमे की सलाइयाँ मेरी दोनों आँखों में फेर दी। सुलमानी सुरमे, याद रखना है, सुलमानी सुरमे से जिन्नातों की दुनिया नज़र आती थी, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सुलमानी सुरमे की सिलाइयाँ मेरी दोनों आँखों में फेर दी। वो दो नहीं, जिनों की खुलकत और लश्कर के तबुनो कानात नज़र आने लगे। मतलब क्या है, जिनों की लश्कर और उसके दुनिया नज़र आने लगे वो सुरमा लगाने के बाद। लेकिन सब खुश रवा और खुश लिबास, मुबारक को पहचान कर हर एक आशनाई की राह से गले मिलता और मजाक़े करता है। मतलब जितने भी जिन हैं, जब सब उससे मिलकर खुश होता है और खुश लिबास में मुबारक को पहचान कर हर एक आशनाई की राह से गले मिलता है और मजाक़े करता है। आखिर जाते जाते बादशाही सराचों के नज़दीक गए और बारगाह में दाखिल हुए। देखता हूँ कि रोशनी करीने से रोशन है, देखता हूँ तो रोशनी करीने से रोशन है, और संदलिया तरह बदर दरूद ये भी बिछी है, और आलिम फाजिल दरवेश और अमीर वज़ीर मीर बख्शी दीवान इन पर बैठे हैं। मतलब क्या, आखिर अंदर जाते हैं तो बादशाही सराहों के नज़दीक गए और बारगाह में दाखिल हुए तो देखता हूँ रोशनी की करीने, पूरा चारों तरफ रोशनी रोशन है, और संदलिया तरह के दरुए बिछी है, और आलिम फाजिल दरवेश और अमीर वज़ीर मीर बख्शी सब दीवान इन पर बैठे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। और यसाविल गर्ज बरदार अहदी चहले हाथ बांधे खड़े हैं, और दरमियान में एक तख्त मरसा का बिछा है। इस पर मुल्क सादिक चुप 4 कब मोतियों के पहने हुए है, मनसद तकिए लगाए। इस पर मुबारक जो है 4 मोतियों के पहने हुए और मनसद तकिए लगाए बड़ी शान और शौकत से बैठा है। मैंने नज़दीक जाकर सलाम किया, फिर मैंने नज़दीक जाकर सलाम किया, मेहरबानगी से बैठने का हुक्म किया। फिर खाने का चर्चा हुआ, फिर मतलब बैठने का बोला, फिर खाने का चर्चा हुआ। बाद फ़रागत मतलब खाने पीने से फ़रागत होने के बाद दस्तरखान बनाया गया। तब मुबारक की तरफ मुतवज्जा होकर अहवाल मेरा पूछा, फिर पूछा मेरे बारे में, मतलब शहजादे के बारे में। मुबारक ने कहा, अब इनके बाप की जगह पर चचा इनका बादशाहत करता है, मतलब अब इनके बाप की जगह पर इनका चचा बादशाहत करता है, और उनका दुश्मन जानी हुआ है, और ये शहजादे का बहुत बड़ा दुश्मन है। इसलिए मैं इन्हें वहाँ से लेकर भागकर आपकी खिदमत में लाया हूँ कि यतीम और सल्तनत इनका हक़ है। क्या कहा जा रहा है, इसलिए मैं इसको वहाँ से भगा कर आपके खिदमत में लाया हूँ कि ये यतीम है और इसका ही सल्तनत का हक़ है इसी पर, इसका बाप ही राजा था ना, तो इसका ये चचा जो है इसका ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। लेकिन बग़ैर मुरब्बी कस्बे से कुछ नहीं हो सकता। हुजूर की दस्तगिरी के बाद इस मज़लूम की परवरिश होती है। इनके बाप की खिदमत का हक़ याद करके, मतलब इनकी बाप का खिदमत जो था उनकी हक़ याद करके इनकी मदद फरमाइए। उनके मुबारक चाचा दादा जो थे वो उनको बोल रहे हैं बादशाह से, जिन्नातों के बादशाह से बोल रहे हैं, इनकी बाप की खिदमत का हक़ अदा करके आप इनकी मदद फरमाइए, और वो 40वां बंदर इनायत कीजिए, जो 40वें पूरे हो, और ये अपने हक़ को पहुँचकर तुम्हारे जान व माल को दुआ दे। सिवाय साहिबे की पनाह के कोई इनका ठिकाना नज़र नहीं आता। मतलब क्या है, सिवाय साहिबे की पनाह, मतलब आपके पनाह के सिवा कोई इनका ठिकाना नज़र नहीं आता है। ये बादशाह का दरबार है। देखिए इस तरह से सब लोग बात कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग को अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अभी तक आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा
तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। अगर नहीं किए तो बार बार बोल रहे हैं, लाइक करके जाइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आज का क्लास कैसा था। ये तमाम कैफियत सुनकर मुल्क सादिक ने तामिल करके कहा कि वाकई हुकूक़ खिदमत और दोस्ती बादशाह मग़फ़ूर के हमारे पर बहुत थे। मतलब क्या है, ये तमाम बात सुनकर मुल्क सादिक के जो बादशाह है, जिन्नातों का बादशाह, वो बोले जो खिदमत और दोस्ती बादशाह मग़फ़ूर, मतलब मरे हुए जो उनके वालिद साहब है उनके बारे में बता रहा, और बहुत थे और बेचारा तबाह होकर अपनी सल्तनत मोरसी छोड़कर जान बचाने के वास्ते यहाँ तक आया है और हमारे दामने दौलत में पनाह ली है तो ता मकदूर कुसू तरह, मतलब किसी तरह हमसे कमी ना होगी और दरगज़र ना करूँगा, और कोई दरगज़र मतलब नज़रअंदाज ना करूँगा। लेकिन एक काम हमारा है, बहुत बड़ा काम है, इसको आप लोग पढ़िएगा और यही कहानी से पूरा कहानी बना है। याद रखने वाला टॉपिक है और मज़ेदार टॉपिक है। आप लोग पूरा समझ कर पढ़िए, बस लाइन बाय लाइन रीडिंग देने से कुछ नहीं होता है, और उसके बाद आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो सब भूल जाइएगा, और भूल जाइएगा तो फिर पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेकिन एक काम हमारा, फिर बोल रहा है बादशाह जो है जिन्नातों का, लेकिन एक काम हमारा है, अगर वह इससे हो सका और ख़यानत ना की, मतलब वो काम जो दे रहे हैं उससे ख़यानत बेईमानी ना की और बखूबी अंजाम दिया और इस इम्तिहान में पूरा उतरा, तो मैं कौल करता हूँ कि ज़्यादा बादशाह से सलूक करूँगा। मतलब मैं फिर वादा करता हूँ कि ज़्यादा बादशाह से सलूक करूँगा और जो ये चाहेगा सो दूँगा, मतलब फिर जो ये चाहेगा शहज़ादा वो दूँगा। मैंने हाथ बांधकर इल्तिमास किया इस फिदवी से ताबा मकदूर जो खिदमत सरकार हो सकेगी बसरवर चश्मे बजा लावेगा और इसको खूबी व दयानत दारी और होशियारी से करेगा। मतलब क्या, आप जो काम दीजिएगा उसको बखूबी दयानतदारी और होशियारी से करेगा और अपनी सआदत दोनों जहाँ की समझेगा। फरमाया तो अभी लड़का है, इस वास्ते बार बार ताकीद करता हूँ मबादा ख़यानत करे। मतलब ये लड़का है, बार बार ताकीद कर रहा हूँ। मतलब एक खूबसूरत, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोग अभी तक रुके हैं तो पूरा चैप्टर पढ़ कर जाइएगा, मज़ा आ जाएगा। क्या है, जो इस लड़का है अभी, मतलब फिर वो बादशाह बोल रहा है ये तो अभी लड़का है, इस वास्ते बार बार ताकीद करता हूँ, मतलब बार बार बोल रहा हूँ मबादा ख़यानत करे और आफत में पड़े। मतलब अगर ये कोई ख़यानत करे तो ये खुद आफत में पड़े। मैंने कहा खुदा बादशाह की इक़बाल से आसान करेगा। खुदा जो है बादशाह के इक़बाल से आसान करेगा। इक़बाल मतलब होता है मदद करना। और मैं हतीउल मक़दूर कोशिश करूँगा और अमानत हुजूर तक ले आऊँगा, और मैं पूरा कोशिश करूँगा और आपका जो अमानत है मैं आप तक लाऊँगा। तो आगे आप पढ़ेंगे हम। ये सुनकर मुल्क सादिक ने, जब फिर मतलब शहजादे सब बात बोलते हैं, आपका जो अमानत है उसको मैं आप तक लाऊंगा, एक ज़रा भी ख़यानत नहीं करूंगा उस अमानत में। तो फिर बादशाह मतलब ये सुनकर मुल्क सादिक जो है वो मुझको करीब बुलाया और एक कागज़ दस्तकी से निकाल कर मेरे तई दिखलाया, मतलब मेरे इधर दिखलाया और कहा ये जिस शख्स की शबिया है उसे जहाँ से जाने तलाश करके, मतलब ये जिस शख्स की तस्वीर है उसे जहाँ से भी जाने तलाश करके मेरी खातिर पैदा करके ला। मतलब जहाँ से भी वो तलाश करके मेरे खातिर पैदा करके, मतलब इसको बना कर, और जिस घड़ी तू इसका नाम व निशान पावे और सामने जावे मेरी तरफ से बहुत इश्तियाक ज़ाहिर कछू। अगर ये खिदमत तुझसे सर अंजाम हुई तो जन्नती तो वक़्क़ा तुझे मंजूर है, इससे ज़्यादा गौर बर्दाश्त की जाएगी, वलाना जैसा करेगा वैसा पाएगा। मतलब क्या, अगर तुम अपने खिदमत पर सर अंजाम रहोगे, जो काम दिए वो काम पूरा करोगे तो मंजूर है, और इससे ज़्यादा गौर बर्दाश्त की जाए, अगर मतलब जैसा करोगे वैसा पाओगे, नहीं तो ख़यानत करोगे तो फिर अपने सल्तनत से हाथ धो दोगे। बादशाह कह रहे हैं, फिर मैंने इस कागज़ को जो देखा, इस तस्वीर पर नज़र पड़ी, गश सा आने लगा। मतलब वो कागज़ को देख के और उस पर जो तस्वीर थी उस पर नज़र पड़ी तो गश सा आने लगा, मतलब चक्कर सा आने लगा। बारोज़ मारे डर के अपने तय संभाला और कहा बहुत खूब, मैं रुखसत होता हूँ। मतलब फिर बोला बहुत खूब, मैं रुखसत होता हूँ। अगर खुदा को मेरा भला करना है तो बमुअज्जब हुक्म हुजूर के मुझसे अमल में आवेगा। मतलब अगर खुदा को मेरा भला करना है तो ये काम आपका हो जाएगा। ये कहकर मुबारक को हमराह
लेकर निकल गए। ये कहकर शहजादे फिर मुबारक को रास्ते की ओर निकल चुके थे। 1 मिनट रुक जाइए। मतलब उस बस वो तस्वीर में जो लड़की थी उसको ढूंढने के लिए गांव गांव, फिर बस्ती बस्ती, शहर शहर, मुल्क मुल्क फिरने लगा, बवाने लगा। हर एक से इसका नाम व निशान तहकीक करने लगा, मतलब हर एक से इसका नाम व निशान पता करने लगा। कुसू ने कहा, मतलब किसी ने ना कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, मतलब सब बोलता हम नहीं जानते। किसी ने, कोई एक आदमी नहीं कहा जो हम जानते हैं। कोने में छुप गई, मतलब उस मकान में जब शहजादे को ले जाता है तो उसकी बेटी जो है कोने में छुप जाती है। उस बूढ़े ने मुझसे पूछा कि अपना माजरा का, फिर वो शहजादे से पूछता है अपना माजरा का क्या बात है, क्यों घर बार छोड़कर अकेला परा फिरता है, मतलब क्यों घर बार छोड़कर अकेला परा फिरता है दूसरे देश में, और तुझे किसकी तलाश है, और तुझे किसकी तलाश है। मतलब वो बूढ़ा फिर पूछ रहा है। बूढ़ा को जब अशरफी दे रहा था तो वो बोला था मैं 7 बरस से कोई काम के तलाश में हूँ, लेकिन मुझे नहीं अभी तक उसका कोई, ये वही बूढ़ा फिर पूछ रहा है तुझे किसकी तलाश है। मैंने मुल्क सादिक का नाम लिया, मैंने फिर मुल्क सादिक का नाम लिया और वहाँ का कुछ ज़िक्र मज़कूर ना किया। मैंने मुल्क सादिक का नाम लिया और वहाँ का ज़िक्र ना किया। इस तौर से कहा कि ये बेकस शहज़ादा चीन व माचीन का है। इस तरह से कहा कि ये बेकस शहज़ादा जो है चीन व माचीन का है, मुबारक कहे उसे। चुनांचे मेरे वली नेमत हनूज़ बादशाह है, एक सौदागर से लाखों रुपये देकर ये तस्वीर मोल ली थी। मतलब क्या है, एक बादशाह से लाखों रुपया लेकर ये तस्वीर मोल ली थी। इसके देखने से सब होश आराम जाता रहता है, मतलब इसके देखने से सबका होश उड़ जाता है। और फ़कीर का भेष कर तमाम दुनिया छान मारी, और फ़कीर का भेष बनकर तमाम दुनिया छान मारी। अब यहाँ मेरा मतलब मिला, अब यहाँ आकर मेरा मतलब मिला, सो तुम्हारा इख्तियार है, सो तुम्हारा क्या इख्तियार है। ये सुनकर अंधे ने एक आह मारी और बोला, ये सुनकर फिर मतलब ये सब बात सुनकर अंधे फ़कीर जो है एक आह मारी और बोला, ए अज़ीज़ मेरी लड़की बड़ी मुसीबत में गिरफ़्तार है। ये लड़की जो मेरी है ये बहुत मुसीबत में गिरफ़्तार है। कसू बशर की मजाल नहीं, मतलब किसी बशर की मजाल नहीं कि इससे निकाह करे और फल पावे। मतलब इतना खूबसूरत है कि किसी का मजाल नहीं कि इससे निकाह करे और इसका फल पाए। मैंने कहा उम्मीदवार हूँ कि मुफस्सल बयान करूँ, मतलब उम्मीदवार हूँ कि मुफस्सिल बयान करूँ। तब इसके मर्द अजमी ने अपना माजरा इस तौर से ज़ाहिर किया कि सुन ए बादशाह ज़ादे, मैं रईस और अकाबिर इस कमबख्त शहर का हूँ। मैं रईस, और फ़कीर बोल रहे हैं, मैं रईस और अकाबिर इस कमबख्त शहर का हूँ। मेरे बुज़ुर्ग नाम और आली ख़ानदान थे। मेरे बुज़ुर्ग जो है नाम वाला और आली, मतलब बहुत ऊंचा ख़ानदान थे। हक़ ताला ने ये बेटी मुझे इनायत की, और खुदा ने मुझे ये बेटी मुझे इनायत की। जब बालिग़ हुई, मतलब वो बेटी जब जवान हुई तो इसकी खूबसूरती और नज़ाकत और सलीके का शोर हुआ। जब ये जवान हुई तो इसकी खूबसूरती, मतलब इतनी खूबसूरत थी कि इसकी खूबसूरती और नज़ाकत और सलीके का बहुत ज़्यादा शोर हुआ, और सारे मुल्क में मशहूर हुआ कि फ़लाने के घर में ऐसी लड़की है, उसके हुस्न के मुकाबिल हूर, मतलब हुस्न के मुकाबिल हूर, एक हूर की तरह है उसकी बेटी। पूरे शहर में इसका चर्चा होने लगा। परी शर्मिंदा है, इंसान का तो क्या मुँह है बराबरी करे, मतलब इंसान से हम क्या बराबरी करें। ये तारीफ़ इस शहर के शहजादे ने सुनी, ये तारीफ़ जब है शहर के शहजादे ने सुनी। गायबाना बेगर देखे भले आशिक हुआ, मतलब गायबाना बेगर देखे भले आशिक हो गया। खाना पीना छोड़ दिया, अठवाथी कटवाथी लेकर पड़ा था। मतलब इसकी तारीफ़ सुनकर बहुत सारे शहजादे जो थे इसके आशिक बन गए, और खाना पीना छोड़ दिया, अठवाथी कटवाथी लेकर पड़ा रहा। आखिर बादशाह को ये बात मालूम हुई, आखिरकार बादशाह को भी ये बात मालूम हुई कि हमारे घर एक बेटी है। वो अंधा फ़कीर बोल रहे हैं, मेरे तो ये रात को खलवत में बुलाया और ये मज़कूर दरमियान में लाया और मुझे बातों में फंसाया, हत्ता कि निस्बत ना करने में राज़ी किया, मतलब हत्ता कि मुझे मजबूरी में राज़ी करना पड़ा। मैं भी समझा कि जब बेटी घर में पैदा हुई है तो किसी न किसी ब्याह ही जाए। मतलब फिर बादशाह बोल रहे कि फ़कीर बोल रहे हैं, मैंने भी सोचा जब मेरी बेटी घर में पैदा हुई है तो एक ना एक दिन किसी से ब्याह करेगी ही। बस इससे क्या बेहतर है कि बादशाह ज़ादे से मंसूब कर दूँ, मतलब इससे बेहतर क्या है कि एक बादशाह के हाथ में अपनी बेटी को दे दूँ। इसमें बादशाह भी मन्नतदार होता है, मैं कबूल करके रुखसत हुआ। इसी दिन से दोनों तरफ तैयारी ब्याह की होने लगी, इसी तरफ से दोनों तरफ तैयारी ब्याह की होने लगी। ये किस्सा, ये दास्तान यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको ज़रूर लगाइएगा, ताकि नया स्टूडेंट जो भी है वो बेहतरीन तरीके से पढ़कर उर्दू में बेहतरीन मार्क ला सके। हो सकता है आप लोग मेरा नया चैनल देखे होंगे
सब्सक्राइबर बहुत कम है, व्यूज कम है, जिसके कारण आपको मन ये हो रहा होगा। तो सब्सक्राइबर कम होने से क्या होता है, हम जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं अगर आप उस हिसाब से पढ़िएगा तो इंशाअल्लाह आपका उर्दू में 100 में 90 प्लस आ जाएगा। और थोड़ा सा भी मेहनत कीजिएगा तो 90 प्लस आ जाएगा। और जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से पढ़िएगा। और लिखने में आप थोड़ा बहुत कमज़ोर भी होंगे तो 80 प्लस आपका कहीं नहीं जाएगा, इस बात का गारंटी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। कोने में छुप गई, मतलब उस मकान में जब शहजादे को ले जाता है तो उसकी बेटी जो है कोने में छुप जाती है। उस बूढ़े ने मुझसे पूछा कि अपना माजरा का, फिर वो शहजादे से पूछता है अपना माजरा का क्या बात है, क्यों घर बार छोड़कर अकेला पड़ा फिरता है, मतलब क्यों घर बार छोड़कर अकेला पड़ा फिरता है दूसरे देश में, और तुझे किसकी तलाश है, और तुझे किसकी तलाश है। मतलब वो बूढ़ा फिर पूछ रहा है, बूढ़ा को जब अशरफी दे रहा था तो वो बोला था मैं 7 बरस से कोई काम के तलाश में हूँ, लेकिन मुझे नहीं अभी तक उसका कोई, ये वही बूढ़ा फिर पूछ रहा है तुझे किसकी तलाश है। मैंने मुल्क सादिक का नाम लिया, मैंने फिर मुल्क सादिक का नाम लिया और वहाँ का कुछ ज़िक्र मज़कूर ना किया। मैंने मुल्क सादिक का नाम लिया और वहाँ का ज़िक्र ना किया। इस तौर से कहा कि ये बेकस शहज़ादा चीन व माचीन का है। इस तरह से कहा कि ये बेकस शहज़ादा जो है चीन व माचीन का है, मुबारक कहे उसे। चुनांचे मेरे वली नेमत हनूज़ बादशाह है, एक सौदागर से लाखों रुपये देकर ये तस्वीर मोल ली थी। मतलब क्या है, एक बादशाह से लाखों रुपया लेकर ये तस्वीर मोल ली थी। इसके देखने से सब होश आराम जाता रहता है, मतलब इसके देखने से सबका होश उड़ जाता है। और फ़कीर का भेष कर तमाम दुनिया छान मारी, और फ़कीर का भेष बनकर तमाम दुनिया छान मारी। अब यहाँ मेरा मतलब मिला, अब यहाँ आकर मेरा मतलब मिला, सो तुम्हारा इख्तियार है, सो तुम्हारा क्या इख्तियार है। ये सुनकर अंधे ने एक आह मारी और बोला, ये सुनकर फिर मतलब ये सब बात सुनकर अंधे फ़कीर जो है एक आह मारी और बोला, ए अज़ीज़ मेरी लड़की बड़ी मुसीबत में गिरफ़्तार है, ये लड़की जो मेरी है ये बहुत मुसीबत में गिरफ़्तार है। कसू बशर की मजाल नहीं, मतलब किसी बशर की मजाल नहीं कि इससे निकाह करे और फल पावे। मतलब इतना खूबसूरत है कि किसी का मजाल नहीं कि इससे निकाह करे और इसका फल पाए। मैंने कहा उम्मीदवार हूँ कि मुफस्सल बयान करूँ, मतलब उम्मीदवार हूँ कि मुफस्सिल बयान करूँ। तब इसके मर्द अजमी ने अपना माजरा इस तौर से ज़ाहिर किया कि सुन ए बादशाह ज़ादे, मैं रईस और अकाबिर इस कमबख्त शहर का हूँ। मैं रईस, और फ़कीर बोल रहे हैं, मैं रईस और अकाबिर इस कमबख्त शहर का हूँ। मेरे बुज़ुर्ग नाम और आली ख़ानदान थे, मेरे बुज़ुर्ग जो है नाम वाला और आली मतलब बहुत ऊंचा ख़ानदान थे। हक़ ताला ने ये बेटी मुझे इनायत की, और खुदा ने मुझे ये बेटी मुझे इनायत की जब बालिग हुई, मतलब वो बेटी जब जवान हुई तो इसकी खूबसूरती और नज़ाकत और सलीके का शोर हुआ। जब ये जवान हुई तो इसकी खूबसूरती मतलब इतनी खूबसूरत थी कि इसकी खूबसूरती और नज़ाकत और सलीके का बहुत ज़्यादा शोर हुआ, और सारे मुल्क में मशहूर हुआ कि फ़लाने के घर में ऐसी लड़की है, उसके हुस्न के मुकाबिल हूर, मतलब हुस्न के मुकाबिल हूर, एक हूर की तरह है उसकी बेटी। पूरे शहर में इसका चर्चा होने लगा। परी शर्मिंदा है, इंसान का तो क्या मुंह है बराबरी करे, मतलब इंसान से हम क्या बराबरी करें। ये तारीफ़ इस शहर के शहजादे ने सुनी, ये तारीफ़ जब है शहर के शहजादे ने सुनी। गायबाना बगैर देखे भले आशिक हुआ, मतलब गायबाना बगैर देखे भले आशिक हो गया। खाना पीना छोड़ दिया, अठवाथी कटवाथी लेकर पड़ा था। मतलब इसकी तारीफ़ सुनकर बहुत सारे शहजादे जो थे इसके आशिक बन गए, और खाना पीना छोड़ दिया, अठवाथी कटवाथी लेकर पड़ा रहा। आखिर बादशाह को ये बात मालूम हुई, आखिरकार बादशाह को भी ये बात मालूम हुई कि हमारे घर एक बेटी है। वो अंधा फ़कीर बोल रहे हैं, मेरे तो ये रात को खलवत में बुलाया और ये मज़कूर दरमियान में लाया और मुझे बातों में फंसाया, हत्ता कि निस्बत ना करने में राज़ी किया, मतलब हत्ता कि मुझे मजबूरी में राज़ी करना पड़ा। मैं भी समझा कि जब बेटी घर में पैदा हुई है तो किसी न किसी ब्याह ही जाए। मतलब फिर बादशाह बोल रहे कि फ़कीर बोल रहे हैं, मैंने भी सोचा जब मेरी बेटी घर में पैदा हुई है तो एक ना एक दिन किसी से ब्याह करेगी ही, बस इससे क्या बेहतर है कि बादशाह ज़्यादा से मंसूब कर दूँ, मतलब इससे बेहतर क्या है कि एक बादशाह के हाथ में अपनी बेटी को दे दूँ। इसमें बादशाह भी मन्नतदार होता है, इसमें बादशाह भी मन्नतदार होता। मैं कबूल करके रुखसत हुआ। इसी दिन से दोनों तरफ तैयारी ब्याह की होने लगी, इसी तरफ से दोनों तरफ तैयारी ब्याह की होने लगी। ये किस्सा, ये दास्तान यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको ज़रूर लगाइएगा, ताकि नया स्टूडेंट जो भी है वो
बेहतरीन तरीके से पढ़कर उर्दू में बेहतरीन मार्क ला सके। हो सकता है आप लोग मेरा नया चैनल देखे होंगे, सब्सक्राइबर बहुत कम है, व्यूज कम है, जिसके कारण आपको मन ये हो रहा होगा। तो सब्सक्राइबर कम होने से क्या होता है, हम जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं अगर आप उस हिसाब से पढ़िएगा तो इंशाअल्लाह आपका उर्दू में 100 में 90 प्लस आ जाएगा। और थोड़ा सा भी मेहनत कीजिएगा तो 90 प्लस आ जाएगा। और जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से पढ़िएगा। और लिखने में आप थोड़ा बहुत कमज़ोर भी होंगे तो 80 प्लस आपका कहीं नहीं जाएगा, इस बात का गारंटी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।